बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 13 अप्रैल है और दिन है हफ्ते का। दो ऐसी खबरें हैं जिनका मीडिया पर तकरीबन मुकम्मल ब्लैकआउट है। और इस वक्त पाकिस्तान की वो दो खबरें, पाकिस्तान का मेन जो डिस्कशन का मौजू है वो हैं, और सोशल मीडिया पर उन पर खुल के बात हो रही है, लोग उनसे आगाह हैं, उसकी पाकिस्तान के लोग बात भी कर रहे हैं। लेकिन टीवी चैनल जो हैं वो इतने कंट्रोल्ड हैं और बेचारे इतने बेबस हैं कि टीवी चैनल्स उस पर बिल्कुल बात नहीं कर सकते। ज़ाहिर है टीवी चैनल के मालिकान कंप्रोमाइज़्ड हैं तकरीबन, और उनके बस की बात नहीं है कि वो पाकिस्तान के हकीकी जो इश्यूज़ हैं उनके ऊपर बात कर सकें। तो एक तो बहावल नगर का इशू है, उस पर मुसलसल हम बात भी कर रहे हैं। खैर उसमें मेरे पास अभी कोई और नई अपडेट नहीं है, इसलिए उस पर मैं बात नहीं करूँगा। लेकिन दूसरा एक मामला है जो कल एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, जो कि मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी सियासी खबर है कि टीवी चैनल्स के ऊपर ट्रांसमिशनें शुरू हो जानी चाहिए थी, एंकर्स बैठ जाते और बातचीत शुरू हो जाती। एक तो खैर ज़ाहिर है वो ईद का मौका भी है, लेकिन ईद का मौका था, यानी कल तीसरा दिन था, लेकिन कॉल्स पे तो लिया जा सकता था, ट्रांसमिशन शुरू की जा सकती थी। इतना बड़ा कल ऐलान हुआ, 6 जमातों ने एक बड़ी तहरीक का ऐलान किया है। क्वेटा से उस तहरीक का आगाज़ किया जा रहा है, यानी ऐलान उसका कर दिया गया है। आज पशीन में उसका पहला जलसा है। और मैं आपको शुरू में ये बात बता दूं कि मैं जितनी चीज़ें देख रहा हूँ, मुझे इस तहरीक की नाकामी का कोई चांस नज़र नहीं आता। मुझे इस तहरीक की कामयाबी के 100% इम्कानात नज़र आते हैं। हाँ, टाइम के ऊपर है, टाइम के ऊपर यह है कि 3 महीने में ये तहरीक कामयाब होगी, 1 साल में होगी, 1.5 साल में होगी, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन इस तहरीक ने कामयाब होना ही होना है, क्योंकि इस तरह की तहरीक पाकिस्तान में कई दहाइयों बाद चल रही है कि इतनी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टीज़, कुछ के पास स्टेट पावर है, कुछ के पास जो है वो अवामी हमायत, खामोश हमायत भी है, वोट की ताकत भी है, पार्लियामान के अंदर भी बाहर भी सारी चीज़ें हैं। कुछ हैं जिनके पास तादाद बहुत कम है, लेकिन वो बहुत एग्रेसिव तादाद, मतलब लोग बहुत एग्रेसिव हैं। तो मुख्तलिफ तरह की ये तंजीमें हैं जो एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी हुई हैं, और इनको इकट्ठा किया है तहरीक इंसाफ ने। और तहरीक इंसाफ एक के बाद एक ऐसी पॉलिटिकल मूव खेल रही है जो हुकूमत ज़ाहिर है इजहार तो नहीं करेगी, लेकिन हुकूमत इस वक्त शदीद तरीन परेशान होगी, इदारे बहुत शदीद तरीन परेशान होंगे। ये कुछ छोटी चीज़ें नहीं हैं जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ कर रही है। अब तहरीक इंसाफ ने कल किया क्या है, मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ जो कि बड़े इंपॉर्टेंट हैं। उमर अयूब साहब जो अपोजिशन लीडर भी हैं, उनके साथ राजा आमिर अब्बास साहब जो MWM के सरबराह हैं, और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अलामा साहबजादा हामिद रज़ा साहब, ये कल कोयटा पहुँचे हैं। और कल इन्होंने मुलाकातें की हैं, और मुलाकातें ये पहले माह रमज़ान में भी कर रहे थे। और ये वो चीज़ है जिसके लिए असद कैसर साहब को मैंने बताया था कि असद कैसर साहब एक सरप्राइज़ देंगे ईद के बाद। इसमें बड़ा अहम कलीदी किरदार था असद कैसर साहब का, और मुझे नहीं मालूम कि वो कल वहाँ पे क्यों नहीं थे, लेकिन बहुत अहम किरदार था असद कैसर साहब का इस सारे में। तो कल 6 जमातों ने एक बड़ी तहरीक का ऐलान किया है। कुछ अहम पॉइंट्स आपके सामने रखता हूँ। एक तो उमर अयूब साहब ने बताया है कि ये जो अलाइंस है इसमें कौन कौन है। इसमें तहरीक इंसाफ है, MWM है, मजलिस वातुल मुस्लिमीन, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, अख्तर मेंगल साहब है, महमूद चकज़ई साहब हैं, और जमात इस्लामी है। और बाकियों को भी ये शामिल करेंगे। अब देखना ये होगा कि मौलाना फजल रहमान साहब इनके साथ आते हैं या वो अलग अपनी तहरीक चलाते हैं, क्योंकि वो तो अलग से अपनी तहरीक का ऐलान कर चुके हैं। दूसरा ये है कि इसका पहला जलसा पशीन में होगा, लेकिन वहाँ पे दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। देखना है कि किस हद तक जलसा कामयाब होता है, नहीं होता, लोग निकलते हैं नहीं निकलते, ये आज देखना होगा। उसके अलावा 29 अप्रैल को लाहौर में इसकी अहम मीटिंग होगी, जिसकी मेज़बानी साहबजादा हामिद रज़ा करेंगे, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह वो करेंगे। और उसमें जो है वो अगले लाहेअमल का ऐलान किया जाएगा 29 अप्रैल की मीटिंग में। और 29 अप्रैल ही वो दिन है जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फुल कोर्ट जो है वो समात हो रही होगी, जो 6 जजेस के लेटर का मामला उसके ऊपर। इसके अलावा इस जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान तहरीक है, इसके सरबराह जो है वो महमूद खान चकज़ई होंगे। इस तहरीक के अंदर तमाम ट्रेड यूनियंस जो हैं उनके साथ रब्ता किया जाएगा, स्टूडेंट यूनियंस के साथ रब्ता किया जाएगा, तलबा के साथ रब्ता किया जाएगा। आवाम में बड़े पैमाने पर जो है वो अवेयरनेस भी क्रिएट की जाएगी, और आवाम को साथ मिलाने के लिए एक्टिविटीज़ भी की जाएंगी। महंगाई में भी इसका फोकस होगा, लापता अफराद भी इसका फोकस होंगे, आइन कानून कायदे ज़ाब्ते इनकी पामालियाँ भी इसका जो है वो मरकज़ी इसके नुकात होंगे। कल जो मीटिंग हुई उसमें जमात इस्लामी से लियाकत बलोच साहब मौजूद थे, उन्होंने गुफ्तगू की। साहबजादा हामिद रज़ा साहब मौजूद थे, उन्होंने गुफ्तगू की। अख्तर मेंगल साहब ने कहा कि ये तहरीक 20 साल पहले शुरू हो जाती तो ये दिन हमें ना देखने पड़ते जो इस वक्त हम दिन देख रहे हैं। और उन्होंने कहा कि गद्दारी के जो हमें अलक़ाबात दिए जाते थे, आज हमारे लिए वो अलक़ाबात एजाज़ बन गए हैं। और बड़ा क्लियर मैसेज है कि वापसी का रास्ता नहीं है।
बिल्कुल वापसी का रास्ता नहीं है। और उनकी जो गुफ्तगू है, जो एतमाद है, वो ये बताता है कि हंगामा खेज दिनों का आगाज़ हो गया है, छुट्टियाँ ख़त्म, और तहरीक इंसाफ ने पहला कार्ड है जो खेला है फाइनल लड़ाई का। ये बड़ी लड़ाई है और इसका ये फाइनल जो लड़ाई है उसमें ये पहला कार्ड है कि 6 जमातों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया गया और ये तहरीक का आगाज़ जो है वो कर रही है। उसके बाद ये भी कहा गया है कि उन्होंने कहा अख्तर मेंगल साहब ने कि टारगेट हासिल करने तक हम पीछे नहीं हटेंगे, चाहे कोई मालूम है चाहे कोई नामालूम है, उनकी मुदाखलत कबूल नहीं की जाएगी। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने गुफ्तगू बहुत इंपॉर्टेंट की और सबसे मुझे जो पसंद आई उनमें गुफ्तगू वो अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब की आई। उनके बहुत से नुकात हैं लेकिन कुछ मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि आईने पाकिस्तान पर हमला पाकिस्तान और पाकिस्तान के वजूद पर हमला है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को एक्सपोज़ किया, जस्टिस काजी फाइज ईसा और अदालतों को एक्सपोज़ किया। उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट ने फॉर्म 45 तब्दील किए और फॉर्म 47 जाली तैयार किए। और उन्होंने कहा कि सब दीवारें हमें अब गिरानी होंगी, आइन शिकनों और कानून को पाँव में रौंदने वालों से हमारी लड़ाई है। उन्होंने कहा कि नौजवानों ने जैसे 8 फरवरी को मुल्क के लिए बाहर निकले, अब भी नौजवानों को निकलना होगा। हमारी सारी तौक़ुआत नौजवानों से हैं। बनारसी ठगों का हमारा सामना बनारसी ठगों के साथ है। ये बनारसी ठगों का टोला बहुत कमज़ोर है क्योंकि ये करप्ट हैं और करप्ट लोग बुज़दिल होते हैं। जो जालिम है वो असल में कमज़ोर होता है, वो बुज़दिल होता है। तो ये बुज़दिल लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं जिनसे हमारा मुकाबला है। अब अवामी सैलाब के सामने जो आएगा वो खसो खाशा की तरह बह जाएगा। जो भी ताकत अपने अवाम से लड़ती है वो हार जाती है। हार इनके माथे पर लिखी हुई है। इस रास्ते में हर मुश्किल को सीने से लगाने के लिए तैयार हैं। अपनी ये जो वतन है ये हमारी माँ धरती है और अपनी माँ धरती के लिए जान तक कुर्बान कर देंगे। ये कहना था अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब का। महमूद खान चकज़ई साहब ने कहा कि जिहाद के आगाज़ के लिए हमारी सरज़मीन को चुना गया, उस पर उन्होंने खुशी का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि देखें फ़ौज से हमारी कोई लड़ाई नहीं है और फ़ौज, उन्होंने कहा कि जो फ़ौज है, एजेंसीज़ हैं, ये किसी भी रियासत की आंखें और कान होते हैं और कोई भी रियासत ज़िंदा नहीं रह सकती आंखों और कानों के बग़ैर। लेकिन उन्होंने कहा कि मसला ये है कि फ़ौज का मुखालिफ नहीं है लेकिन फ़ौज के सियासी रोल के हम मुखालिफ हैं, उससे हम इख्तलाफ करते हैं। उन्होंने कहा कि आइन का आर्टिकल 6 इसीलिए ये डाला गया है, संगीन गद्दारी का जो आर्टिकल है, कि जो भी आइन को पाँव तले रौंदेगा, जो भी आइन को पामाल करेगा, जो भी आइन को मुअत्तल करेगा, उसके ख़िलाफ़ संगीन गद्दारी का केस होगा जिसकी सज़ा सज़ाए मौत है। और वो उन्होंने कहा कि हम में से किसी ने आज तक ये गुनाह नहीं किया। कहा गया कि सिंधी हों, सराइकी हों, बलोची हों, पश्तून हों, दीगर कौमियतें हों, दीगर ज़बानें हों, सबको इकट्ठा होना होगा। मीडिया को दावत दी गई है कि मीडिया अगर कोई कहीं पे समझता है कि हम गलत कर रहे हैं, यानी ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान तहरीक का जो ये प्लेटफॉर्म है ये कि कोई चीज़ गलत कर रहा है तो मीडिया ज़रूर हमें आगाह करे। लेकिन अगर हम दुरुस्त कर रहे हैं तो मीडिया की भी जिम्मेदारी है कि मीडिया हमारे साथ शामिल हो। इंटरनेशनल मीडिया के हवाले से बताया गया कि उनको इंगेज किया जाएगा, दुनिया के ममालिक को इंगेज किया जाएगा और दुनिया के कई ममालिक को ये कहा जाएगा और हुकूमतों को कहा जाएगा कि आप इस हुकूमत को, जो कि गैर आइनी हुकूमत है, और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, पूरी दुनिया को भी पता है। यही वजह है कि बड़ा शोर शराबा आपने सुना, जो बड़ा शोर किया गया कि जो बाइडन ने ख़त लिखा है। ईसा नकवी साहब ने अपनी वीडियो में कंपैरिजन किया 2 और मुल्कों के साथ कि उनको जो लेटर लिखा जो बाइडन ने, उसमें क्या था। उसमें जो बाइडन ने वाज़े तौर पर लिखा कि आपके मुल्क में फ्री फेयर इलेक्शन हुए हैं, आप आवाम के मैंडेट से आए हैं, इसलिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन शहबाज शरीफ को लिखे गए ख़त में जो बाइडन ने ये नहीं लिखा। शहबाज शरीफ के ख़त में कहीं पे मुबारकबाद नहीं है और कहीं पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है। और उस पर फिर ईसा नकवी साहब का ज़ाहिर है वो एक उनका एक इसके ऊपर कमांड है इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर। तो उन्होंने दुरुस्त बात की है ईसा नकवी साहब ने कि जो बाइडन ने ख़त इसलिए लिखा है कि पाकिस्तान को बिल्कुल, मतलब हम ये भी ना वो कर दें कि बिल्कुल इग्नोर इस तरह से कर दें कि पाकिस्तान मजबूरन चाइना के कैंप में चला जाए। तो क्योंकि चाइना के कैंप में जाने से भी रोकना है और हमने चाइना के तकरीबन हमारे CPEC प्रोजेक्ट्स रुक गए हैं, उनकी फंडिंग तकरीबन रुक गई है। और CPEC यानी एक तौर पे गैर एलानी तौर पे हम एक तरह से कंप्रोमाइज़ कर चुके हैं और बंद कर चुके हैं और हम उसके ऊपर कोई हमारा फोकस नहीं है, ना उसको हम चलाने के हवाले से फोकस्ड हैं, ना उसकी फंडिंग के हवाले से हैं, ना उसको आगे बढ़ाने के हवाले से, क्योंकि हम इस हद तक इस वक्त कंप्रोमाइज़ हैं अमेरिका के आगे और इतने हम लेटे हुए अमेरिका के आगे कि हमारे बस की बात नहीं है अब CPEC को चलाना। और उसके बहुत सारे आसार और ख़बरें भी आपके सामने हैं। तो जो बाइडन इंतज़ामिया जो है, अमेरिका जो है, वो पाकिस्तान को वेंटिलेटर पर ही रखेगा। वो ये नहीं चाहेगा कि वो पाकिस्तान को मतलब इस तरह से दिखाए कि हम बिल्कुल आपकी तरफ नहीं आ रहे कि पाकिस्तान चाइना कैंप में चला जाए। अमेरिका इस बात को यकीनी बनाएगा कि पाकिस्तान वेंटिलेटर पर रहे, पाकिस्तान जो है वो घुटनों पर रहे, पाकिस्तान जो है वो भीख पर चलता रहे, पाकिस्तान कमज़ोर हो,
पाकिस्तान के इदारे और पाकिस्तान के अवाम आमने सामने हो, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के इदारों में तकसीम, नफ़रत बढ़े, ये सब अमेरिका को सूट करता है। और पिछले 2 साल से अमेरिका का प्लान एक एक चीज़ हमें कामयाब होती हुई नज़र आ रही है। इमरान खान के ख़िलाफ़ जो अदम एतमाद आने से लेकर, रजीम चेंज होने से लेकर आज तक, आप बताएं 2 सालों में, यानी अप्रैल को इमरान खान 9 अप्रैल को उनको उतारा गया था ना, आज आप देख लें 13 अप्रैल है, यानी इमरान खान साहब 2022 में, आज 2024 है। 2 सालों में पाकिस्तान के दुश्मनों को जो पाकिस्तान के हवाले से अचीवमेंट्स मिली हैं, ये पाकिस्तान में पहले कभी नहीं मिली, कि जो वो चाहते थे, जो वो चाहते हैं वो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। यानी पाकिस्तान के इदारे कमज़ोर हों, कंट्रोवर्शियल हों, अदलिया पर लोगों का एतमाद नहीं है, फ़ौज के हवाले से लोगों के जज्बात आपके सामने हैं, पुलिस के साथ जो हुआ उस पर लोगों का जश्न आपके सामने है, पाकिस्तान के निज़ाम पर आप देख लें। अब आप देखें ना, पाकिस्तान के निज़ाम पर लोगों का इतना एतमाद उठ चुका है कि कराची में देखें, जो एक डाकू को पकड़ा गया, उसको ज़ख्मी कर दिया और फिर उसको फायर करके मार दिया। क्यों? क्योंकि देखें कराची में सिर्फ माह रमज़ान में 20 से 25 जो है वो जो यानी डिक्लेयर्ड हैं, वो 20 से 25 लोगों की सिर्फ माह रमज़ान में जाने ली गई स्ट्रीट क्राइम में। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को आप देख लें, क्या उनका फोकस है, क्या उनकी पुलिस क्या कर रही है। क्योंकि इस वक्त मसला ये है, चाहे वो मेन तो खैर पंजाब पुलिस है, सिंध पुलिस है, उनका मकसद अवाम का दिफा नहीं है, अवाम का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। उनका मकसद इस वक्त तहरीक इंसाफ को क्रश करना है, तहरीक इंसाफ का रास्ता रोकना है, पाकिस्तान के अवाम का रास्ता रोकना है, पाकिस्तान के पुरअमन लोगों को पुरअमन एहतजाज के लिए सड़कों पर आने से रोकना है। इस वक्त पुलिस का पूरा फोकस वो है और इस मकसद के लिए पुलिस को इस्तेमाल किया जा रहा है। कहीं से हमें नज़र नहीं आता कि हमारे इदारों का फोकस जो है वो ये हो कि हमने स्ट्रीट क्राइम को रोकना है, हमने जो है वो अवाम का तहफ़्फ़ुज़ करना है। नहीं, अवाम का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करना, बल्कि इस ज़ालमाना निज़ाम, इस यज़ीदी निज़ाम, अवाम के इस्तेसाल करने वाला निज़ाम, इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों के इक़्तिदार, इन मुसल्लत करदा टोले के इक़्तिदार का तहफ़्फ़ुज़ करना है, दिफा करना है, अवाम से अवाम का रास्ता रोकना है, अवाम पर तशद्दुद करना है, अवाम पर जुल्म करना है, अवाम पर जबर करना है, अवाम पर तशद्दुद करना है, लोगों को उठाना है, नंगा करना है, करंट लगाना है। ये इस वक्त हमारा फोकस है। हमारा फोकस ये नहीं है कि हमने स्ट्रीट क्राइम को ख़त्म करना है, हमारा फोकस ये नहीं है कि हमने कच्चे के डाकुओं को ख़त्म करना है, हमारा इस वक्त फोकस ये नहीं है कि हमने लोगों की ज़िंदगी में कोई आसानियाँ लानी है, हमारा फोकस ये नहीं है कि हमने महंगाई को कम करना है। हमारा सिर्फ़ और सिर्फ फोकस जो है वो नफ़रतें बढ़ाना है, हमारा फोकस जो है वो अवाम को दबाना है। हमारा इस वक्त मकसद जो है वो अवाम के मैंडेट की जो चोरी है उस चोरी को बरकरार रखना है, लोगों के रास्ते रोकने हैं। ये हमारा इस वक्त पर्पज़ है, ये हमारा मकसद है। तो ये जो तहरीक मैं पहले बता चुका था एहतिकाफ़ पर जाने से पहले, जो लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि ईद के बाद का मंजरनामा मैं खौफनाक देख रहा हूँ। ये आप देखेंगे कि ये वो आगाज़ है। अब ये 14-15 दिन जो है इसमें तहरीक इंसाफ तैयारी करेगी और तहरीक इंसाफ ने काफ़ी पोलिटिकली सीखा है। आप देख लें कि मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से इमरान खान साहब का क्या मौक़िफ़ है, लेकिन इमरान खान ने कहा कि जाके और मौलाना साहब से भी आप मिलें, और मौलाना साहब से मिले असद कैसर साहब और दीगर PTI की क़यादत। अब अचकज़ई साहब के हवाले से उनका मौक़िफ़ इमरान खान का आपको पता है, लेकिन उनको सदर का उम्मीदवार उन्होंने जो है अचकज़ई साहब को नामज़द किया PTI ने। अब इस तहरीक का उनको हेड बनाया। तो तहरीक इंसाफ असल में यह है कि बाकी जमातों को ऑनरशिप दे रही है, ये नहीं कह रही कि सारा कुछ अपने पास रख ले, बाकियों को ऑनरशिप दे रही है। और इस वक्त तहरीक इंसाफ का मकसद ये नज़र आता है कि नून लीग को तनहा किया जाए, अकेला किया जाए, और ये जंग की हिकमत अमली होती है कि आपने अपने दुश्मन को अकेला करना होता है। और इस वक्त मकसद ये है कि इनको अकेला किया जाए। और ये मैंने आपको बताया कि ये यानी अख्तर मेंगल साहब हो, महमूद अचकज़ई साहब हो, हमारा तो इनके ऊपर इख्लाफ ही रहा है कि ये बात तो करते थे लापता अफराद की, बात करते थे बलूचिस्तान के हकूक़ की, लेकिन बाद में ये जाके, चाहे अख्तर मेंगल साहब हो, चाहे महमूद खान अचकज़ई साहब हो, ये जाके नवाज शरीफ की गोद में बैठ जाते थे, शरीफ खानदान की गोद में जाके बैठ जाते थे, एक एक दो दो वजारतें लेके और कंप्रोमाइज़ हो जाते थे। और ये कंप्रोमाइज़ जब होते थे, ये कंप्रोमाइज़ कर लेते थे, तो फिर आवाम को नुकसान होता था, बलूचिस्तान को कुछ नहीं मिलता था। तो अगर ये बलूचिस्तान के हकूक़ के लिए पुरअमन तौर पर निकल रहे हैं तो सर आंखों पर अवाम के बिल्कुल अवाम इनको सपोर्ट करेगी। और पहली बार हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान के लोग जो है वो जो मौक़िफ़ रखते थे, अब पंजाब के लोग भी वही मौक़िफ़ रखते हैं। और पहली बार हम देख रहे हैं कि पंजाब के अंदर लोग ये नहीं कह रहे कि जी बलूचिस्तान के हवाले से कि ये गद्दार हैं और ये कोई दुश्मन है पाकिस्तान के, ऐसा नहीं है। वो जो एक बयानिया बनाया गया था पाकिस्तान के अंदर, एक तकसीम जो पैदा की गई थी, वो तकसीम जो है वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। आज हुक्मरानों को आप छोड़ दें, सिंध के लोग हों, पंजाब के लोग हों, बलूचिस्तान के लोग हों, KPK के लोग हों, ये सब एक पेज पर हैं
और वो पेज ये है कि पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए, पाकिस्तान को खुशहाल होना चाहिए, पाकिस्तान की तरक्की होनी चाहिए, पाकिस्तान में सिविल सुप्रीमेसी होनी चाहिए, पाकिस्तान में कानून की और आइन की हुक्मरानी होनी चाहिए, और ये जो पाकिस्तान को सरजमीन पे आइन बना दिया गया है, इस निज़ाम का धड़न तख्ता होना चाहिए, इस निज़ाम को गिरना चाहिए, इस निज़ाम को घर जाना चाहिए। ये है इस वक्त पाकिस्तान के लोगों का सोल पर्पज़। क्यों? उसकी वजह यह है कि हर आने वाले दिन के साथ खुदकुशियाँ बढ़ रही हैं। आपने देखा एक शख्स ने मुजफ्फरगढ़ में बीवी और आई थिंक 7 उसके बच्चे थे, उन सबको उसने कत्ल कर दिया, और उसने कत्ल कर दिया गुर्बत से तंग आकर कि उसके पास रोज़गार नहीं था। तो अगर ये हालात होंगे मुल्क के, तो मुल्क कैसे चलेगा? 2-2.5 करोड़ नौजवान जहाँ बेरोज़गार हों, हर दूसरा तीसरा पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहता है, लोग डंकी लगा रहे हैं, लोग अपने घर बेच के बाहर जा रहे हैं, लोगों के साथ क्राइम फ्रॉड हो रहे हैं, 2 नंबरियाँ हो रही हैं। लोग जो बाहर जाना चाह रहे हैं वो कहते हैं कुछ ले लो, हमें बाहर भेज दो। लोग गुर्दे बेच रहे हैं, अपने गुर्दे बेच के पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। ये हालात कर दिए गए हैं पाकिस्तान के चोरों, डाकुओं और लुटेरों को मुसल्लत करने की वजह से। तो ये इससे अमेरिका का मकसद और पर्पज़ सर्व हो रहा है कि पाकिस्तान को जितना अंदरूनी तौर पे कमज़ोर किया जा सकता है कर दिया जाए। आप मुझे बताएं कि अगर पाकिस्तान की अदालतें ऐसे फैसले कर रही हैं जिससे पाकिस्तान के अंदर नफ़रतें बढ़ रही हैं और पाकिस्तान अंदरूनी तौर पे कमज़ोर हो रहा है, तो पाकिस्तान के दुश्मनों को असले के साथ आके हमला करने की क्या ज़रूरत है? वो नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे जजेस ऐसे बैठे हुए जो ऐसे फैसले कर रहे हैं कि लोगों के अंदर इश्तियाल बढ़े, नफ़रत बढ़े, लोग कानून हाथ में लें, तो दुश्मन को आके फ़िज़िकली अटैक करने की क्या ज़रूरत है? उसको अपने रिसोर्सेज लगाने की क्या ज़रूरत है? यहाँ बैठे हुए लोगों को मैनेज करें और उनके ज़रिए ऐसी चीज़ें करवाएं कि पाकिस्तान अंदरूनी तौर पर कमज़ोर हो, जो कि हो रहा है। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम करे, अल्लाह ताला पाकिस्तान पर करम करे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सबका हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।